जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गद्य विधाओं के तहत हम बात कर रहे हैं उपन्यास विधा पे। इसके प्रीवियस पे अपने 2 वीडियो देखे जिसमें सामान्य परिचय यानी जो उपन्यास से रिलेटेड सामान्य बातें हैं उनकी जानकारी हमने ली। साथ ही साथ पहले ही वीडियो में हमने प्रेमचंद पूर्व जो भी उपन्यास हैं उनको कवर कर लिया है। जो दूसरा पोर्शन है वीडियो का उसमें हमने देखा प्रेमचंद युगीन जितने भी उपन्यासकार रहे। और आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो प्रेमचंदोत्तर युग के संबंध में बात करेंगे। इसके बाद उपन्यास में आपके स्वतंत्रोत्तर जितने भी उपन्यास रहे हैं, अब तो बहुत सारे उपन्यास में विमर्श आ रहे हैं, तो उन पे हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस के वीडियोज आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहे होंगे। आगामी कोई भी एग्जाम आप लें उन सभी के लिए समान दृष्टि उपयोगी क्लास है। हमने आपसे वादा किया है कि पीवाईक्यू भी कराएंगे, तो उसको भी जल्द ही हम इसीलिए जैसे विधाएं समाप्त हो रही कराते चलेंगे। निबंध विधा आई थिंक नाटक निबंध खत्म कर दिए थे और ये जो है अभी उपन्यास का चल रहा है ये। देखिए, जब हमने प्रेमचंद जी के संबंध में बात किया था तो इससे पहले भी हमने बताया था कि कैसे पहले जो है उपन्यास जो भी लिखे जाते थे उनकी विषय वस्तु बहुत भिन्न प्रकार के होते थे, चाहे सामाजिक सुधार की दृष्टि से या आप कह सकते हैं कि मनोरंजन परक दृष्टि से। लेकिन समय के साथ जो है जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, समाज का डिमांड अलग हुआ, उसी के अनुरूप आप देखते हैं कि प्रेमचंद जी जैसे ही आदर्श उन्मुख लेके चल रहे थे तो उन्होंने भी अपने जो लिखने का तरीका था उसको भी उसमें बदलाव लाया और यथार्थोन्मुख दृष्टि उन्होंने लिखने का प्रयास किया। इसके बाद आप देखते हैं कि और भी जब विषय वस्तु में बदलाव या सामाजिक परिवर्तन के सूत्र के रूप में हम देखते हैं बहुत सारी और भी चीजें, मतलब कि जैसे आप कोई देखो कि विमर्श में दलित विमर्श है, जनजातीय विमर्श है या महिला विमर्श है, जिन मुद्दों पे नहीं बात की जा रही थी अब उन पे भी लिखा जा रहा है। दृष्टि कैसे, जैसे मनोविश्लेषणात्मक परक दृष्टि में आप देखें, यथार्थवादी परक में, व्यक्ति परक दृष्टि से, तो बहुत अलग अलग प्रकार के आपको उपन्यास जो है पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे है 1936 से अब तक की बात। 1936 से अब तक आप मानो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में प्रेमचंद जी अहम भूमिका में होते हैं, जिसको आपने देखा कि सज्जाद जाहिद मुल्क राजा आनंद इन लोगों ने अध्यक्षता की थी और ये संस्था बना था। तो वहीं से प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन से ही ये बात लग रहा था कि अब कुछ जो है प्रगति की तरफ हमें उन्मुख होना चाहिए। और ये जो दौर है आप ये भी देखो, अगर आपने 1918 से जो 36 का दौर है इसे देखा होगा तो ये ऐसा समय है कि द्विवेदी युग का एंड हो रहा है और छायावाद युग, जिसे रोमानी भावबोध से भरे युग की बात करते हैं, तो 36 तक वही चलता है। और 36 का जो समय है यानी 18 सेवा सदन से जर्नी प्रेमचंद जी का शुरू होता है और 36 पे जाके गोदान पे वो एंड होता है। और गोदान अपने आप में चरम यथार्थ है। कफन कहानी चरम यथार्थ को, हमारे समाज के विभत्स रूप को हमारे सामने रखता है। अब जब 36 के बाद आप देखते हैं कि यहीं से शुरू हो जाता है और 1943 आप तार सप्तक वगैरह देखेंगे जब से शुरुआत होता है, तब तक के समय में देखिए कि प्रेमचंदोत्तर युग में क्या हुआ। इसके बाद 1947 में आपका देश आज़ाद होता है। आज़ादी के बाद लोगों की क्या एक अपेक्षाएं थी और समाज, हमारा देश, हमारे राजनेताएं क्या उन पे खरे उतरे नहीं उतरे, उन विषय वस्तुओं को लेके उसके बाद लिखा गया है। मैं सबसे पहले आपको संक्षेप में इसलिए इसको बता देती हूँ कि टू द पॉइंट पढ़ने से पहले आप चीज़ों को कनेक्टिविटी के साथ अगर लेके चलेंगे तो ज़्यादातर आपके एग्जाम अब मेंस को ध्यान में रख के हो रहे हैं, तो आपके लिखने के भी उसमें एक होना चाहिए, तारतम्यता बनी होनी चाहिए। 1936 का दौर है। 1936 के उपरांत प्रेमचंद के उत्तर युग में उपन्यास क्षेत्र में व्यक्ति के मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी, यानी 1936 गोदान का एंड, छायावाद का अंत और एक तरीके से प्रगतिवाद के शुरुआत में कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी के बाद अगर देखें तो प्रेमचंद के उत्तर युग में उपन्यास क्षेत्र में व्यक्ति के मनोविश्लेषण यानी व्यक्ति के मन के विश्लेषण, मन के तहों को समझने की वो प्रवृत्ति बढ़ी। एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में, कोई भी एक कैरेक्टर है उसको आप अलग अलग परिस्थितियों में डालकर उनके हृदयगत भाव, प्रेरणा, रहस्य, उनका उद्घाटन और विश्लेषण करना ही उपन्यासकारों का उद्देश्य हो गया। इस काल के उपन्यासों को हम कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले देखें मनोवैज्ञानिक उपन्यास। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में कौन से उपन्यासकार रहे हैं, कौन सा उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या, विषय वस्तु क्या है, हमें सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम जैसे 4 लोगों का नाम मनोविश्लेषण
परख उसमें हम देखते हैं जैनेन्द्र है, इलाचंद जोशी आगे हैं, डॉक्टर देवराज उपाध्याय हैं। उनमें हम सबसे पहले देखें तो जो जैनेन्द्र जी हैं 1905 इनका जन्म स्थान, जन्म है 1988, निधन का समय इनका स्थान है जन्म का अलीगढ़, यानी यूपी के कौड़ियागंज अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और बचपन का नाम देखिए, जैनेन्द्र के बचपन का नाम है आनंदी लाल। आनंदी लाल जो है जैनेन्द्र के बचपन का नाम हुआ। अब इनके उपन्यासों में आप देखें तो विषय वस्तु देखिए, जैसे उपन्यास 1929 में आया। एक चीज ये भी है कि जैनेन्द्र को ये कहा जाता है कि ये स्त्रियों के संबंध में इन्होंने इन स्त्रियों के मनोविज्ञान को समझने का बहुत प्रयास किया। और आप इनकी लेखनी में चाहे वो मृणाल पात्र के माध्यम से त्यागपत्र में देखें या और भी पात्र हैं, तो उनमें आपको देखने को मिलता है। अब प्रेम का आदर्शीकरण, अप्रत्यक्ष रूप से विधवा विवाह की समस्या, परख 1929 में आया। श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण सुनीता में हुआ, सुनीता 1935 में। और आप देखिए 35 में आया, फिर 37 में आया, फिर 39 में आया, यानी 2 साल के अंतराल पे अगर आप अंतराल देखें तो परख जो है, परख से लेके यहाँ तक आने में तो 6 साल लगा, लेकिन 35 से 37 प्लस 2 वर्ष में, यानी सुनीता त्यागपत्र और कल्याणी 39 में, सुखता 52 में, फिर विवर्त और व्यतीत 53 में है। जयवर्धन मुक्तिबोध, अब मुक्तिबोध जो है, मुक्तिबोध को आप पढ़ते हैं ना अंधेरे में ब्रह्म राक्षस के लिए, लेकिन मुक्तिबोध नाम से उपन्यास किसने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि मुक्तिबोध नाम से किसने उपन्यास लिखा है। तो मुक्तिबोध से नाम से उपन्यास लिखने वाले कौन रहे हैं? तो यहाँ पे मुक्तिबोध 1965, मुक्तिबोध का समय भी ध्यान रखना 1965 है। ठीक है, तो जैनेन्द्र जी का एक तो आपने बचपन का नाम आनंदी लाल, 1905 इनका जन्म, और परख सुनीता त्यागपत्र, यानी ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि परखना है किसको, परखना है सुनीता को, कैसे, त्यागपत्र देकर। उसी में उसका कल्याण है, उसी में उसका सुख है, विवर्त है, वैसे वो व्यतीत करेगी। तो परख सुनीता को त्यागपत्र कल्याणी, क्योंकि क्रम से भी आता है लगाने को, तो परख सुनीता त्यागपत्र कल्याणी सुखदा विवर्त व्यतीत जयवर्धन मुक्तिबोध अनंतर अनाम स्वामी, अनंतर 1968 हो गया, अनाम स्वामी 1974 हो गया, दसार्क 1985 है। तो यहाँ पे देखिए स्त्री की विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किसमें है, स्त्री का विद्रोही व्यक्तित्व त्यागपत्र में। और त्यागपत्र के ही बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र कई एग्जाम में पूछा जाता है, मृणाल। ठीक है, स्त्री का एक विद्रोही व्यक्तित्व क्या हो सकता है, वो त्यागपत्र में देखने को मिलता है। इनके अलावा जो है कल्याणी, कल्याणी जो 1939, विवाह के बाद की समस्याएं क्या होती हैं, सुखदा, नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण। सुखदा करके अगर आपको याद हो, वो मुंशी प्रेमचंद जी के भी एक उपन्यास की सुखदा बहुत प्रमुख नायिका रही है, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। सुखदा, विवर्त व्यतीत जयवर्धन मुक्तिबोध 65 में, अनंतर अनाम स्वामी 74 में है। अनाम स्वामी के समय ही आप देखिए, जैसे आवारा मसीहा बहुत महत्वपूर्ण है, 1974 उसका भी समय है। 1985 में इनका दसार्क, दसार्क क्या है, विवाह विच्छेद में स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण है दसार्क में। मनोवैज्ञानिक उपन्यास के कार में जो पहले नंबर पे जैनेन्द्र जी हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए कौन है, दूसरे नंबर पे आते हैं इलाचंद जोशी जी, 1902। अब यहाँ पे आप अंतर देखिए, उनके भी समय है 1905, है ना, लेकिन क्रम में आप देखिए नंबर 1 पे जो है उनका, वैसे तो एक तरीके से अगर देखें कि जन्म के आधार पे 1902, यानी पहले तो इलाचंद जोशी का है, इसके बाद जैनेन्द्र जी का है। और ये अल्मोड़ा उत्तराखंड के रहने वाले हैं इलाचंद जोशी। और इन्होंने जो है घृणामयी, सन्यासी, इनका जो उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, सन्यासी, मुक्तिपथ, निर्वासित, जिप्सी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सन्यासी 1940 में, फिर 42 में, 44 में, 46 में, 48 में, 51 में, 52 में, 54 में। देखिए याद करने का भी एक बहुत अच्छा ये है कि इलाचंद जोशी की रचनाएं अगर आप याद करते हैं तो यहाँ पे आप घृणामयी को अगर अलग करते हैं तो एक चीज और भी कॉमन है, परख जैनेन्द्र जी का 1929 में आया है ना। तो परख जो 1929 में आया था, ऐसे ही 1929 में आप ये देखो कि घृणामयी इनका आता है 1929 में, यानी जब परख जैनेन्द्र जी का आया था, है ना, जब परख जो है 1929 में इनका आया था, तो घृणामयी 1929 में इनका आया था। इसके बाद आप लगातार ये देखो कि सन्यासी, सन्यासी क्या है 1940, नंद किशोर के अहम भाव, तो घृणामयी जो था वो एक युवती के पश्चाताप का चित्रण है। और यही घृणामयी अब क्या है, लज्जा के नाम से जाना जाता है, ये उपन्यास अब लज्जा के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद सन्यासी 1940, इसमें नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण है। सन्यासी में तो सन्यासी 1940 में आया, नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण सन्यासी 1940 में। इसके बाद है पर्दे की रानी। पर्दे की रानी 1942 में। प्रेत और छाया 1944 में। देखिए हर 2 साल पे ये अंतराल अगर आप देख पाए तो सन्यासी, अब इसको हम कैसे याद करें इलाचंद जोशी की रचनाओं को, तो कुछ इस तरीके से कि जो सन्यासी है, पर्दे की जो रानी है, पर्दे की जो रानी है, रानी के ऊपर छाया ना पड़े किसकी, सन्यासी की। या जैसे सन्यासी है तो रानी क्या है, पर्दे में है, पर्दे में है, अगर वो पर्दे में नहीं, उसको जो उनकी छाया उन पे पड़ता है तो वो उनको निर्वासित कर दिया जाएगा मुक्ति के लिए। सुबह के भूले, जैसे कहते हैं सुबह के भूले शाम को आए, जैसे पंछी अपने घर पे आ जाता है, तो जिप्सी यानी जहाज का पंछी जो है वो ऋतु यानी मौसमों के चक्र के बदलने के ही कारण भूत का भविष्य कवि की प्रेयसी, मतलब कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि एक सन्यासी है और यहाँ पे एक पर्दा है, ठीक है, एक सन्यासी और पर्दा है, पर्दे के पीछे रानी बैठी है। सन्यासी को पर्दे की रानी जो है नहीं देख रही, क्यों, अगर इसने देख लिया तो इसको निर्वासित कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि कहा जाएगा निर्वासित होके कि मुक्ति के लिए जाओ। अब मुक्ति के लिए ये सुबह से भूले पंछी की तरह शाम को आए, यानी ऋतु के बदलने के साथ साथ। और देखिए यहाँ पे 40 से 42 से 44 से 46 से 48 है, तो सन्यासी, पर्दे की रानी, छाया, निर्वासित, मुक्ति पथ तो क्रम से याद हो जाएगा। इसके बाद 51 52 में सुबह के भूले, जिप्सी 52 है, जहाज का पंछी 54 है, ऋतु चक्र 69 है, 73 भूत का भविष्य कवि की प्रेसी 76 है। ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण। जहाज के पंछी में ईमानदारी के साथ साथ जो आदर्शवादी व्यक्ति है उनके कष्टों का चित्रण है इसमें, कि ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो आदर्शवादी भी है, उसको बहुत ज्यादा कष्टों का सहन करना पड़ता है। और आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति जो है वो हमें ऋतु चक्र में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने जो है इलाचंद जोशी जी को देख लिया मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में, और जैनिन जी को देख लिया, और समय भी देखा 1902 1905। महत्वपूर्ण पॉइंट जितने थे इनके रचनाएं आपको कौन कौन से ध्यान रखने, क्या एक ट्रिक हो सकता है, वो भी हमने देखा। अब हम ये देखते हैं तीसरे नंबर पे अज्ञे जी को, ठीक है। अज्ञे जी का समय होता है 1911 से 87। ये है कसिया कुशीनगर यूपी के हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी यूपी के हैं और कुशीनगर से। इनकी रचनाओं में शेखर एक जीवनी 2 भागों में है, ये तो हमारे सिलेबस में ही है यूजीसी नेट के। 2 भागों में 1941 में पहला भाग है और दूसरा भाग 1944 में है। तो शेखर एक जीवनी 2 भागों में 1941 और 44 में शेखर के शौर्य का विश्लेषण अगर आप देखें तो शेखर के शौर्य का विश्लेषण, शेखर एक जीवनी में शौर्य का विश्लेषण और शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन। तो 41 और 44 में ये 2 आया। इनके अलावा नदी के द्वीप 1961 में आया, 1951 में 61, यानी हर 10 साल पे आप अगर देखो तो इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, हालांकि 3 उपन्यास, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ, ये उपन्यास इतना समृद्ध है। देखिए हर 10 साल पे आ रहा है। शेखर एक जीवनी है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। तो 41 51 61, इसमें एक वो हो गया आपको कि 41 है, 51 है, 61 है। इसका दूसरा पार्ट 44 में आया था। इसमें शेखर महत्वपूर्ण है, शेखर के युवा काल के मानसिक स्थिति का अंकन है। नदी के द्वीप में रेखा, भुवन और गौरा इनकी प्रेम कथा है। और अपने अपने अजनबी की विषय वस्तु देखिए, मृत्यु से साक्षात्कार जो है उससे आपको रूबरू कराया गया, मृत्यु से साक्षात्कार से। चौथे नंबर पे हमने बताया था आपको डॉक्टर देवराज उपाध्याय 1917, यही समय मुक्तिबोध जी का भी है, 1917 देवराज जी का भी है। इन्होंने लिखा 1951 में, यानी जब नदी के द्वीप लिखा था हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने, तो 51 में इन्होंने लिखा था पथ की खोज। वे नदी के द्वीप लिख रहे थे तो ये पथ की खोज लिख रहे थे। पथ की खोज आप कहाँ करेंगे, बाहर या भीतर? बाहर या भीतर खोजेंगे तो रोड़े और पत्थर भी होगा। इनका बहुत ज्यादा फेमस है अजय की डायरी, कई बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है अजय की डायरी किसका है ना, तो ये ध्यान रखना है। और विषय वस्तु को भी बताते चले, जैसे पथ की खोज में कि प्रेम में विवाह की नैतिकता का प्रश्न है। बाहर भीतर में मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण है बाहर भीतर में। रोड़े और पत्थर 1958, रोड़े और पत्थर 1958 में मध्यम वर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की त्रासदी है, मध्यम वर्गीय लोगों का जो कुंठित जीवन उसकी त्रासदी। अजय की डायरी 1960, अजय की डायरी 1960 असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण है अजय की डायरी में। असफल वैवाहिक जीवन। मैं वे और आप 1969,
समकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण है मैं, वे और आप में। दोहरी आग की लपट 1973, प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण है दोहरी आग की लपट में। दूसरा सूत्र 1978। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यास में जैनेन्द्र को, इलाचंद जोशी को, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को, डॉक्टर देवराज जी को। तो ये हो गया हमारा दोनों क्रम से। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? जैनेन्द्र कुमार को। अभी हमने इनका समय भी देखा, 1905, 1902 और 1911, 17, ऐसे करके चारों लोगों का था। इनके उपन्यासों का मूल विषय होता था काम पीड़ा और अहम का समर्पण। जैनेन्द्र जी का काम पीड़ा और अहम का समर्पण। अज्ञेय नाम जैनेन्द्र ने दिया था। अब देखिए, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किसने दिया था? बहुत महत्वपूर्ण, अज्ञेय नाम किसने दिया था? जैनेन्द्र ने दिया था। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। शेखर एक जीवनी जो 41 और 44 में आया, इसको प्रकाशमान पुच्छल तारा आलोचकों ने कहा है। अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी पर रोमियो रोला की पुस्तक जीव प्रस्ताव के प्रभाव को माना है। अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। और एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए, चैनल पे भी अच्छे से हमने करा रखा है। इसके बाद देखिए, उपन्यासकार उपन्यास प्रकाशन वर्ष में देखें तो विष्णु प्रभाकर 1912, आवारा मसीहा जिन्होंने जीवनी लिखा शरद बाबू का। तो विष्णु प्रभाकर 1912, मीरापुर मुजफ्फरनगर यूपी। मीरापुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के हैं। ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कई तो अर्धनारीश्वर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी का है। और ये स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण अर्धनारीश्वर में 1992 में ये रचना है। बाकी ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, संकल्प, ये सभी भी है। जैसे ढलती रात 51 में सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। तट के बंधन प्रेम विवाह नारी मुक्ति का चित्रण है। स्वप्नमयी एक माँ की कहानी। कोई तो 1980 नैतिक रूढ़ि एवं बलात्कार के शिकार स्त्रियों का समस्या है। संकल्प है उदय शंकर भट्ट, जन्मस्थान इटावा उत्तर प्रदेश, 1898। उदय शंकर भट्ट है जो इनका नए मोड़। सागर लहरे मनुष्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सागर लहरे और मनुष्य, जिनको हम बता रहे हैं कि बिल्कुल ध्यान रखिए, उसको तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जिसे इनका अर्धनारीश्वर 1992। सागर लहरे और मनुष्य किसका है? 1956 में। सागर लहरे मनुष्य उदय शंकर भट्ट जी का है। इटावा यूपी के रहने वाले हैं। और सागर लहरे और मनुष्य में बम्बई के जो बरसोआ मछुआरे हैं, बम्बई के बरसोआ मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। एक तरीके से एक सामाजिक उपन्यास है ये है। लोक परलोक ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है। आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण। लोक परलोक शेष अशेष 1960 में साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। नए मोड़ 1954 सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण। अब उपन्यास में ही श्रेणियों में हमने कहा था कि आपको मनोविश्लेषणवादी के अलावा अगर देखें तो और भी श्रेणियां हैं। उनमें एक श्रेणी है व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार का। तो हम देखते हैं कि व्यक्तिवादी उपन्यासकार में भगवती चरण वर्मा का और 1903 समय बताया गया है। भगवती चरण वर्मा का तो लगभग बहुत महत्वपूर्ण है सारे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा आपको चित्रलेखा ध्यान रखना है, भूले विसरे चित्र ध्यान रखना है, सबही नचावत राम गोसाई ध्यान रखना है। बाकी तो ध्यान रखना ही है, लेकिन इसको प्राथमिकता में रखना है। तो भगवती चरण का जो चित्रलेखा 1934 में आया, पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न का बहुत अच्छे से चित्रण किया गया। इस पे फिल्म भी बना हुआ है। भूले बिसरे चित्र में 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन कैसे आते हैं, वो है 1959 में। सबही नचावत राम गोसाई 1970 में। 1919 से लेकर 65 तक के इतिहास का चित्रण है सबही नचावत राम गोसाई में। शीर्षक नाम अगर देखेंगे तो उससे आइडिया नहीं लगा पाएंगे क्या है, लेकिन आप देखिए कि ये व्यक्तिवादी और नियतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए उपन्यास में इनके हैं उपन्यास पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, वो फिर नहीं आई, सामर्थ और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बात या सच्ची सीधी बात, प्रश्न और मारीचिका। पतन 1927 में अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। 3 वर्ष में प्रेम का विवाह में परिणति तथा सामाजिक समस्या का चित्रण है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में आया, गांधीवाद, साम्यवाद, आतंकवाद इसका चित्रण है। आखिरी दाव 1950 में एक जुआरी की असफल प्रेम कथा है। आखिरी दाव में अपने खिलौने 1957 में
वो फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 62, थके पांव 63 और रेखा 64। तो यहाँ पे भी अगर क्रम से देखें तो पतन 1927 में आया है, लेकिन चित्रलेखा 1934। चित्रलेखा का समय बहुत जरूरी है। 3 वर्ष 36 में, फिर 46 में, 50 में, 57 में, 59 में, 60 में, 62, 63, 64 लगातार उपन्यास आए हैं। 60 में वो फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव। इसके बाद सच्ची सीधी बातें 68 में। 38 से लेकर 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन सच्ची सीधी बात में है। सभी नचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी में। सन 1919 से 65 तक के इतिहास का चित्रण है इसमें। प्रश्न और मारीच का 1973 में। तो ये कुछ है व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार के तौर पे हम इन्हें देखते हैं। देखिए, उपन्यासकार उपन्यास प्रकाशन वर्ष के तहत कुछ और भी उपन्यास है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क जी को देखें तो अस्क है 1910 से 96। उपेंद्र नाथ अस्क 1996 ईस्वी, जन्म स्थान इनका जालंधर पंजाब में है। जालंधर पंजाब से रहे हैं। गिरती दीवारें, गरम राख, बड़ी बड़ी आंखें, सितारों का खेल। इनको याद करने का एक बार हमने तरीका भी आपको बताया हुआ था कि कैसे हम याद कर सकते हैं। तो अस्क को सितारों का खेल कहते हैं कि सितारों का खेल किन के लिए होता है। खेल कभी आपने देखा होगा कोई सर्कस वगैरह में कि इस तरीके से जो है बीच में कोई रस्सी होता है और यहाँ पे सर्कस दिखाने वाला बेचारा जो है कैसे बैलेंस बना के जो रस्सी पे चलता है। तो सितारों का खेल, सितारों का खेल किसके लिए होगा। ये दीवारें, ये चीजें जो लाग करी गिरती दीवारों को या अपनी जान पे खेल के वो चलते हैं, क्यों। वो बड़ी बड़ी आंखें, वो पत्थर की तरह बन के कि कभी भी वो गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और ये कहाँ पे खेल होता है, आपको इमेजिन करना है कि शहर में घूमता है ना, ये शहर के बीचों बीच ऐसा कोई या कलाकार जो है अपनी कला का प्रदर्शन करता है, और वो भी अपनी जान को हथेली पे रख के सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। तो वो सितारों का खेल क्यों है। गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर बनके, एक रात की नरक हो, चाहे दिन के लिए हो रात का हो, उनकी जिंदगी की बात होती है। एक नन्ही कंदिल, बांधो ना नाव इष्ठाओं, निमिषा पलटती धारा, एक रात का नरक। एक रात का नरक जो है, एक इमेजिन करना आपको कि एक रस्सी है ना, और ये एक दीवार है, गिरती दीवार है। कभी भी ये रस्सी जो है टूट सकता है, लेकिन इसके बीचों बीच जो है खड़ा होके वो सर्कस दिखा रहा है और बैलेंस बना के, तो वो धारा कभी भी पलट सकता है। एक नन्ही कंदील, ये क्या है, एक नन्ही कंदील ही है। और वो कहता बांधो न नाव इस ठाव, एक बांधो न नाव और इस ठाव बंधु करके आप निराला की जो है कविता, बहुत अच्छा वो एक तरीके से गीत काव्य में आता है। लेकिन बांधो न नाव इस ठाव करके अस्क जी का एक उपन्यास भी है, जो कि 1974 में है। एक नन्ही कंदिल है और ये शहर के बीचों बीच हो रहा है, तो शहर में घूमता है ना 1963। और वो पत्थर बन के, सजीव बन के नहीं, पत्थर अल पत्थर, जान को हथेली पे रखे, बड़ी बड़ी आंखें लेके वो चीजों को क्रॉस करता है। तो यहाँ पे हमें देखना है सितारों का खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, गर्मराख 1957, बड़ी बड़ी आंखें 55, पत्थर अल पत्थर 57, शहर में घूमता है ना 63, एक रात का नरक 68, एक नन्ही कंदिल 1969, बांधो नाव नाव इस ठाव 74, निमिषा 80, पलटती धारा 97, एक रात का नरक 1968। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। भगवती चरण वर्मा जो है उनकी कृत है चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोली के उपन्यास थाया का प्रभाव है। तो भगवती चरण वर्मा का हमने 1934 में बताया चित्रलेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रलेखा के बारे में और भी समझिए कि ये इस पर जो है फ्रेंच उपन्यासकार हैं अनातोले। फ्रेंच उपन्यासकार अनातोली के उपन्यास थाया का प्रभाव इस पे है, भगवती चरण वर्मा के कृत चित्रलेखा पर। उपेंद्र नाथ अस्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर, किससे, यानी अस्क जी ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लो इससे प्रेरणा लेकर गिरती दीवारों को कई श्रृंखला में निकाला था। पंत ने अस्क के उपन्यास बड़ी बड़ी आंखों को एक गीत उपन्यास की संज्ञा दी। ये किसने दिया है, पंत जी ने दिया है। तो हमने इसमें व्यक्तिवादी उपन्यासकार में भी देख लिया। कुछ व्यक्तिवादी उपन्यासकार की श्रेणियों में और भी हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र से अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लाल की बात की जा रही है। 1927, बस्ती उत्तर प्रदेश के हैं, धरती की आंखें। बयां का घोंसला और सांप महत्वपूर्ण है इनका। 1951 में धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप 1953 में है। काले फूल का पौधा, देखिए फूल भी कैसा है, काला है, तो बहुत ही कंट्रास्ट है, फूल काला है उसका पौधा। रूपा जीवा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वृंदावन।
प्रेम अपवित्र नदी, बहुत अच्छा टाइटल है, प्रेम अपवित्र नदी। प्रेम अपवित्र नदी होता नहीं, लेकिन एक तरीके से इन्होंने प्रेम अपवित्र नदी शीर्षक दिया है, बढ़ के बहया। तो इनका जो है लक्ष्मी नारायण लाल का जो उपन्यास है 1951 में धरती की आंखें, बया का घोंसला 53 में, 55 में काले फूल का पौधा, रूपा जीवा 59 में, बड़ी चंपा छोटी चंपा 61 में, मन वृंदावन 66 में है, मन अपवित्र नदी 72 में, बढ़ के भैया 73 में। तो ये हमने जो है इनके उपन्यास वगैरह देखे। हरा समंदर गोपी चंदर 1974, वसंत की प्रतीक्षा देवीना पुरुषोत्तम, गली अनारकली कनॉट पैलेस, इंपॉर्टेंट है इनका 1986 में कनॉट पैलेस। तो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे जो व्यक्तिवादी उपन्यासकार रहे हैं उनको हमने देख लिया। अब ऐसे ही ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आधे घंटे का वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हमारा रहता है 1 घंटे 2 घंटे का, तो सामान्यतः आप लोग झेल भी नहीं पाते हैं। हालांकि मेरे कंटेंट में तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा वो लाग लपेट के साथ, टू द पॉइंट रहता है, तो बहुत बोरियत भी फील होता है आपको। देखिए, ऐतिहासिक उपन्यासकार के तौर पे हम वृंदावन लाल वर्मा, गढ़कुंडार विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, इनको तो आपको इनके सारे ध्यान रखने हैं। गढ़कुंडार विराटा की पद्मिनी कई कई जगहों पे असिस्टेंट प्रोफेसर में और एग्जाम में लगे हुए भी हैं सिलेबस में, जैसे विराटा की पद्मिनी अपने आयु प्यार में लगा है, और भी आप मृगनयनी देखें, गढ़कुंडार देखें, तो महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में पहले स्थान पे आते भी है, तो वृंदावन लाल वर्मा 1889, गढ़कुंडार इनका 1928 में है, विराटा की पद्मिनी 1936 में, झांसी की रानी 46 में है, कचनार 48 में है, मृगनयनी 1950 में, टूटे कांटे 1954 में है, अहिल्याबाई 55 में है, भुवन विक्रम 1957 में है, माधोजी सिंधिया माधोजी सिंधिया करके 1957 में, रामगढ़ की रानी 1961 में, महारानी दुर्गावती 1964 में, महारानी दुर्गावती है 64 में, कीचड़ और कमल 1964 में, कीचड़ और कमल है, सोती आग 1966 में, देवगढ़ की मुस्कान 1973 में। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया क्रम से, गढ़कुंडार 28, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी 46, कचनार, मृगनयनी 50, टूटे कांटे, अहिल्याबाई 55, भुवन विक्रम 57, माधोजी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान। वृंदावन लाल वर्मा के बारे में है कि वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में क्या कहा जाता है, इनको सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर यह आधारित है। तो वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है, और वृंदावन लाल वर्मा को इनका वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर यह आधारित है। तो वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास ये जो है बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर यह आधारित है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रारंभिक उपन्यास में और कौन कौन से हैं, तो संगम 1927, प्रत्यागत 27, लगन 1928, कुंडली चक्र एवं प्रेम की भेंट। तो ये इनके प्रारंभिक यानी शुरुआती दौर के इनके उपन्यास जो है ये रहे हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में और कौन आते हैं, तो ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो वृंदावन लाल वर्मा के बाद हम देखें आचार्य चतुर्सेन शास्त्री 1891, बुलंदशहर यूपी के हैं। और देखिए वैशाली की नगर वधु तो कई बार पूछा गया, और इसकी विषय वस्तु में बौद्धकालीन जो सांस्कृतिक परिवेश रहा है, राजनीतिक टकराहट है, उसका चित्रण है। 1949 में आपको वैशाली की नगर वधु देखने को मिलता है। इनके अलावा वयम रक्षामा बहुत महत्वपूर्ण है, आर्य अनार्य देव दानव और संस्कृतियों के संघर्ष और समन्वय की गाथा इसमें है। तो क्योंकि ये सभी ऐतिहासिक हैं, तो इतिहास को ही आधार बना के इनका लिखा गया है। रक्त की प्यास वयम रक्षामा का ध्यान रखिएगा 1955 में, वैशाली की नगर वधु, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है शास्त्री जी का। बाकी रक्त की प्यास 51 में, आलमगीर 54 में, सोमनाथ 55, गोली 56, सोना और खून 60, नरमेद अपराजिता, धर्मपुर देवांगना, आगो धुआं। चतुर्सेन शास्त्री ने देवांगना उपन्यास के बारे में लिखा है कि हमारा ये उपन्यास 12वीं सदी के अंतिम चरण की घटनाओं पर आधारित है। तो देवांगना उपन्यास के बारे में कि हमारा ये उपन्यास 12वीं सदी के अंतिम चरण की घटनाओं पर आधारित है। अब ऐतिहासिक उपन्यास में आप देखो तो ऐतिहासिक उपन्यास में रांगे राघव, ऐतिहासिक उपन्यास में कौन है, रांगे राघव। रांगे राघव का है 1923 से 62। रांगे राघव का देखिए मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे की जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुकी। तो रांगे राघव मुर्दों का टीला 1948 में है, प्रतिदान 1950 में है, चीवर 51 में। मुर्दों का टीला रांगे राघव का कई बार पूछा गया है, मुर्दों का टीला किसका 1948 में।
मुर्दों का टीला मतलब मोहनजोदड़ो के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसी की पृष्ठभूमि पर मुर्दों का टीला लिखा गया है। महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण प्रतिदान में है। महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का संघर्ष प्रतिदान में है। चीवर 1951 हर्षकाल के आयुष्मान भारतीय सामंतवाद का चित्रण चीवर में है। अंधेरे की जुगनू 1953 में दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण इसमें है। पक्षी और आकाश 1957 में, राह ना रुकी 1958 में, महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा इसमें है। इसके अलावा और भी उपन्यास की श्रेणी में है, जैसे जीवनी परक उपन्यास में आप देखें तो जीवनी परक उपन्यास में देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना जीवनी परक उपन्यास है। रत्ना की बात, लोई का ताना, यशोधरा, लक्ष्मा की आंखें, जब आवेगी काली घटा, धूनी का धुआं, ये कुछ उपन्यास है जो जीवनी परक में आते हैं। और ग्रामीण एवं यथार्थ उसमें देखें तो सीधा साधा रास्ता 1951 में, सीधा साधा रास्ता, हुजू, कब तक पुकारूं 1957 में, राई और पर्वत, छोटी सी बात, पथ का पाप, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज। रांगे रागों की पहली रचना 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुआ और ये विश्वविद्यालय परिसर पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, घरौंदा। एक तो ये भी बताया गया कि ये रांगे राघव जो है उनकी पहली रचना, प्रथम रचना 1946 घरौंदा शीर्षक से, और ये विश्वविद्यालय परिसर पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। रांगे राघव का कब तक पुकारो उपन्यास जयराम पेशा नट जाति के जीवन से जुड़ा है। इनका कब तक पुकारो जो उपन्यास वो जयराम पेशा नट जाति के जीवन से जुड़ा है। रांगे राघव का विषाद मठ 1946 में प्रकाशित बंगाल के अकाल पर बेस्ड है। तो रांगे राघव का विषाद मठ भी है 1946 में प्रकाशित और बंगाल के अकाल पर आधारित ये उपन्यास है। बाकी ऐतिहासिक उपन्यासकार में आप देखो अमृतलाल नागर है। अमृतलाल नागर का जन्म स्थान आगरा यूपी, 1916 में इनका समय है और इनके भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, इसमें ऐसा नहीं कि आप छोड़ सकते हो। सबसे बड़ी बात इनकी विषय वस्तु से भी क्वेश्चन आता है। जैसे सबसे पहले आपको कौन कौन सा ध्यान रखना जो पूछा ही जाता है, मानस कहंस है, एक नैमी सारण है, राज चौबोध गोपाल है, खंजन नैन है। इनके अलावा अमृत और विष है, सुहाग के नुपुर है, बुध और समुद्र है। तो इनके ज़्यादातर महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ये है कि आपको एकदम बहुत क्लियर, जैसे बुध, समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, एक नैमी सारण, नाचो बौद्ध गोपाल, खंजन नयन, इनको तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है। तो नागर जी जो है महाकाल लिखते हैं और महाकाल की विषय वस्तु है कि बंगाल के अकाल की त्रासदी, महाकाल नाम इसको भी अलग करें, महाकाल, महाकाल यानी बंगाल का काल। तो उस समय फेमाइन इतना ज़्यादा आते थे तो इसीलिए ऐसे जो लिखे गए हैं। हालांकि इनका कर्म क्षेत्र एक तरीके से लखनऊ ही रहा है। अमृतलाल जी का आगरा यूपी के हैं और महाकाल 47 में लिखे, पार्टीशन भी हुआ था, 1947 में पार्टीशन भी हुआ था अपने यहाँ, और इन्होंने बंगाल के अकाल की त्रासदी को चित्रित किया है। सेठ बाकीलाल 1955 में, फिर आप देखिए लगातार है, सेठ बाकीलाल 55 में, बूढ़ समुद्र 56 में। बूढ़ और समुद्र लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। अभी भी लखनऊ के चौक में अगर आप जाते हैं तो ये चीज, तो यहाँ पे जो है अमृतलाल नागर जी का है शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966 में, सांडवूट वाला मुखड़ा 68, एक दारामी सारण 72, मानस का 72, नाचो बहुत गोपाल 78, खंजन नैन 81, बिखरे तिनके 82, अग्निगर्भा 83, करवट 85, पीढ़ियां 1990। हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारूचंद्र लेख 63 में, पुनर्नवा 73 में और आरामदास का पोथा है 76 में। प्रेम का उदात्तीकरण बाणभट्ट की आत्मकथा में, 12वीं सदी की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण चारूचंद्र लेख में, पुनर्नवा वर्ण व्यवस्था नारी शोषण का है और आरामदास का पोथा औपनिस्तिक युग का है। आरामदास का पोथा छांदोग्य उपनिषद की कथा पर आधारित है। आरामदास का पोथा उपन्यास को रैक उपन्यास कहते हैं। पुनर्नवा उपन्यास में लोरी चंदा की कथा को मृच कटकम की कथा से जोड़ा गया है। तो आज के लिए हम उपन्यास का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी एक क्लास और लेंगे तो समय जहाँ तक हो कि स्वतंत्र वाला भी उपन्यास जो है फिर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।